नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मिशन जेआरएफ दिसंबर के लिए आप लोग काम कर रहे होंगे। इसी पीवाईक्यू के श्रृंखला में अभी हम लोग हिंदी साहित्य का पीवाईक्यू देख रहे हैं और पीवाईक्यू का जो देख नहीं रहे हैं बल्कि उसके डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें पेपर 2 जो जिसका कोड 2 है और शिफ्ट 2 का जो पेपर है, जो इसका लेक्चर 4 देख रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है जून 2022 के पेपर को। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट हुआ था 30/9/22 को। ये आप लोग ध्यान पे रखें। इस पेपर को हम लोग देख रहे हैं। कोरोना का टाइम था और उस दोनों पेपर को एक साथ मिला करके दिसंबर और जून के मिला करके एक ही एग्ज़ाम लिया गया था एनटी के द्वारा। ये आप हमारे इस प्ले लिस्ट पे जाएंगे और पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक के सीरीज को देखेंगे और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि 10 इयर्स का पेपर आप करने के बाद आपके अंदर क्या एक अलग कॉन्फिडेंस मतलब मिलेगी आपको। और जैसा कि इधर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये प्लेलिस्ट है जिसमें हमारी टीम के द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक है रामचंद्र शुक्ल की, वो करवाई जा रही है। जैसा कि प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दिया गया है सहूलियत के लिए। और हमारा जो हिंदी साहित्य का पीवाईक्यू सीरीज है वो भी आप लोगों के लिए एकदम कराया जा रहा है पूरे मेहनत के साथ। और साथ ही साथ ये देखिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं, ये भी आपको कंप्लीट हुआ है जिसमें 25, 23, 24 के पेपर को डिटेल एनालिसिस किया गया है। और अभी वर्तमान में हम लोग 2022 के पेपर को देख रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि ये यूनिट 1 जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक है वो हमारी टीम के द्वारा बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जा रहा है। आप उसे भी जाएंगे देखेंगे। अभी इसके तहत हम 34 के आसपास वीडियो कंप्लीट हुए थे, आप इसे भी जाकर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पेपर जो है, जो KVS मदान की जो बुक है, वो हमारे इस टीम के द्वारा बिल्कुल यूट्यूब के इतिहास में पहली बार करवाई जा रही है फ्री हैंड लेक्चर के माध्यम से। और इस बुक का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। जाएंगे और इसे आप पहले देखेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और साथ ही साथ देख रहे होंगे कि आप लोग के लिए हर एक चीज़ के लिए सुविधा के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। तो हम चाहते नहीं हैं कि हमारे बच्चे जो इस प्लेटफॉर्म पे आए उसे किसी प्रकार का दिक्कत हो। और यूनिट 7 जो मैम के द्वारा करवाई जा रही है, हिंदी कहानी कंप्लीट यूनिट 7 करवा दी गई है। आप जाएंगे, इसे भी देखेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो और ये यूनिट 5 कविता वाली पार्ट है, ये भी आप देख रहे होंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आज का जो क्वेश्चन सीरीज में हम लोग देखेंगे 60 से 80 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो 60 से 80 तक का क्वेश्चन, 60 तक का क्वेश्चन मैंने पिछली बार यहाँ देखा था, अंधा युग, आप लोग को दिख रहा भी होगा। और अब 61 से 80 तक के क्वेश्चन को आज हम इस सीरीज में देखेंगे। और इसमें जो भी आंसर आप लोगों को बताया जाएगा वो NTA के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर होगा वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके अपना भी आंसर दे सकते हैं। चलते हैं। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार है। देखिए, बकरी नाटक के बारे में तो हम लोग पढ़े ही हैं कि बकरी नाटक जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छी नाटक है। और इसमें जो गांधीवादी मूल्य का जो कैसे ह्रास हुआ आज़ादी के बाद, उसको दिखाया गया है। उसका विषय बना करके बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। और ये एक प्रकार का लोक चेतना का मतलब नाटक कहा जाता है। लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, लोक रूप का माध्यम दिया गया जिसमें सामाजिक अन्याय को न्याय से जोड़ने का प्रयास किया गया। ये सब इसमें विषय है, आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं। 61 का जो है 4 आपको लाइन दिया हुआ है, मतलब पंक्ति, और उस पंक्ति में से 2 पंक्ति सही होगा और 2 पंक्ति गलत होगा। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ये नाटक का कौन लाइन इसमें सही है और कौन लाइन गलत है। देखते हैं। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। ये लाइन 61 का जो है वो 61 का ये लाइन 1 लाइन है, छोटी लाइन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बताइए कि ये लाइन सही है या गलत है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो
तो नहीं किया है, तो ये लाइन थोड़ी सी मतलब परिवर्तन नहीं किया, ये हमें गलत लग रहा है, क्योंकि कहेगा इस नाटक के सभी निर्देशकों को मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया, बिल्कुल परिवर्तन किया गया होगा। तो सी आप पहले हटा दें, सी हट गया तो आपका आंसर कौन होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। अब देखते हैं, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जवान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। तो 61 का जो है ये लाइन बिल्कुल सही है, ऐसा बकरी नाटक में स्वयं लेखक लिखे हैं, तो डी सही है। तो डी अगर आपका सही होगा तो आपका आंसर या तो ए होगा, 3 होगा, या तो 4 होगा, डी तो है ही। तो अब चलते हैं, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा, लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। बिल्कुल ये लाइन सही है। लेखक, जब आप पढ़ेंगे बकरी नाटक तो इसमें लेखक ने ऐसा दावा किए हैं कि इस तरह से मतलब लोक भाषा, लोक रूपों और सामाजिक अन्याय को बिल्कुल रखने का प्रयास किए। तो ये तो एकदम कन्फर्म मानिए कि सही है। तो ये अगर सही है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3, ए और डी सही है। और ये लाइन, यह नाटक लिखे जाने के बाद में इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें, नहीं, ये लाइन गलत है। 61 का जो है आंसर मतलब 3 होगा, ए और डी सही है, बाकी 2 गलत है। तो चलते हैं, बकरी नाटक के बारे में तो आप लोग जान ही गए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया ये नाटक है और बिल्कुल लोक भाषा में लिखा गया और गांधीवादी मूल्य का जो ह्रास हुआ आज़ादी के बाद उस पर विषय बना करके लिखने का प्रयास किया गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन कह रहा है, शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं हैं। शिव शंभू के चिट्ठे तो आप लोग जानते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आंसर होगा। तो अंग्रेजों का कुशासन, तो अंग्रेजी का कुशासन तो था ही, मतलब जब ब्रिटिश राज था हमारे यहाँ तो उसका सुशासन तो नहीं कर सकते हैं, कुशासन ही कहा जाएगा। तो ये तो होगा। राज प्रशस्त, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, बी नहीं होगा और सी होगा। तो मान के चलिए कि आपका आंसर तो देखिए कि आ ही गया, अगर सी होगा। और देख लेते हैं, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध, तो बिल्कुल ये भी था। और भारतीय राजनीति की उपेक्षा, नहीं, राजनीति की उपेक्षा ऐसा इसमें विषय नहीं बनाया गया। तो अगर सी और डी आपका सही है तो आंसर आपका 3 आ गया। शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं एक्चुअली उस समय लिखा गया था जब लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड चल रहा था, वायसराय जब थे हमारे भारत में, तो उस समय जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो मतलब क्रूरता किया गया था, मतलब बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए, शासन को मतलब कुशासन के तरह मतलब यहाँ पे किया जा रहा था, बिना मतलब का कोई भी नियम बना दिया जा रहा था, भारतीय जनता को उपेक्षा की जा रही थी। तो उसको ध्यान में रख करके शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं इसमें कुल 8 चिट्ठे थे, 8 चिट्ठे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, 8 चिट्ठे, और लॉर्ड कर्जन को लिखा गया था। ये आप लोग ध्यान दीजिए। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से 1904, और इसका टाइम पीरियड भी था शिव शंभू के चिट्ठे 1904 में लिखा गया था, और ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था। ये भी आप लोग, इसके लेखक जो हैं बाल मुकुंद गुप्त, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त। इतनी जानकारी अगर आप लोग रख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा। अंग्रेजों का कुशासन, बिल्कुल ये सही था। सी होगा, बी नहीं होगा। देखिए अगर सी होगा, बी नहीं होगा तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। एक भी अगर आपको इसी 2 से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए 62 का 3 आंसर होगा, आप लोग तो जान ही लिए। अब चलते हैं 63 क्वेश्चन। 63 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं। तो छायावाद के बारे में अब था देख लेते हैं कि कौन सा इसमें आंसर होगा। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। तो रीतिवाद का विरोध, छायावाद में रीतिवाद का विरोध नहीं था। ये लाइन जो है यहाँ पे नहीं लगा करके गलत कर दिया है।
तो एक गलत हो गया आपका, क्योंकि छायावाद में तभी आया था जब रीतिवाद में ऐसा चल गया था परंपरा कि मतलब बिल्कुल श्रृंगारिकता बात आ गई थी, इस शारीरिक प्रेम की बात होने लगी थी, तब जा कर के छायावाद जो है अपने विचार को प्रकट किया और इससे थोड़ा इतर मतलब आत्मिक प्रेम की तरफ मतलब कहीं ना कहीं फोकस किया, जहाँ पे श्रृंगार को जगह पे मूल चीज़ जो थी उस पर फोकस किया गया। तो ये बिल्कुल ये लाइन कट जाएगा, ए कट गया। और देखते रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। बिल्कुल देखिए ये लाइन अगर पढ़ेंगे ए और बी में देखेंगे कि आपका कंट्राडिक्ट हो रहा है। इसमें कह रहा है कि रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ, बिल्कुल यही मूल कारण था। इसमें कह रहा है कि रीतिवाद का विरोध नहीं था, अतिशय श्रृंगारिकता ही रीतिवाद था। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो बी होगा और ए नहीं होगा, ए नहीं होगा बी होगा। तो देखिए आपका आंसर 2 ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा है 63 का 3। आगे अगर आपको इच्छा है तो आप एग्जाम हॉल में पढ़ें, या नहीं तो अगर लगता है तो अगर आप कंफर्म है तो बिल्कुल आंसर मार के आइए। वैसे पढ़ लीजिए एक बार। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम, देखिए आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा, बिल्कुल सही है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, डी कट गया। और बी और सी के आधार पे आपका आंसर जो है 63 का वो 3 हुआ है। साथियों ये जो आंसर है, ये जो मिस्टेक हो गया था एक्चुअली टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण, कि मानवतावाद दृष्टि के पेट से ही काव्य का छायावाद का जन्म हुआ, ये जो है लाइन सही है छायावाद को लेकर के। तो और ये जो लाइन है रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ, नहीं ये ऐसा लाइन नहीं है, क्योंकि अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म नहीं हुआ, इसके कुछ और ही मूल वजह थे। तो सी और डी के आधार पे जो है इसका जो आयोग ने आंसर लिया है वो 1 को लिया है, कि मतलब ये लाइन तो एकदम श्योर है कि सही होगा ही होगा। सी जिसमें होगा वो आंसर तो होगा ही होगा, या तो आंसर आपका 1 होगा या तो आपका आंसर 3 होगा, क्योंकि सी एक ही इसी दोनों में है। तो आप डी के आधार पे इसका आंसर मतलब 1 बन रहा है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ, एक्चुअली मिस्टेक के कारण जो है इसका आंसर ऐसा लग रहा था कि 3 होगा, बट लेकिन 1 होगा। तो 63 का हम लोगों ने आंसर क्या जाना कि एक आंसर है, सी और डी सही है पॉइंट, और 1 ए और बी जो पॉइंट है वो गलत है। आप लोग कैसे काट लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 क्वेश्चन कर रहा है, एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। एक कहानी यह भी तो जानते हैं कि यह मनु भंडारी की आत्मकथा है। ये मनु भंडारी की ये आत्मकथा है, ये 2007 में लिखी गई थी। और ये जो इसका जो विषय बनाया गया था पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती ये दे रही थी ये आत्मकथा, और भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण किए थे। कुछ ऐसी कहानी उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है भूमिका के कि मैंने कुछ ऐसे छंद को मतलब लम्हे को जिया है जिसको मैंने मतलब जो उनके पति थे राजेंद्र यादव, उनके साथ जो कुछ ऐसे क्षण थे मेरे जिसको मैंने इश्क में लिखने का प्रयास किया है। तो एक तो भोगे हुए यथार्थ होगा और दूसरा पुरुष वर्चस्ववाद की चुनौती, ये बी और सी उन्होंने ऐसा लिखा है। तो बी सी के आधार पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 64 का 3। यानी कि स्त्री की पक्षधरता का निषेध नहीं, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति उन्होंने ऐसा भी नहीं लिखा है। उन्होंने ये बताया कि कुछ जगह पे जो पुरुष मतलब जो पति होते हैं मतलब पत्नी कैसे पत्नी चाहते हैं वो उन्होंने ऐसा लिखा है। और सेकंड उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया है कि आपका बंटी जो उपन्यास था मनु भंडारी का, उन्होंने एक्चुअली वो तब लिखी थी कि जब उनका जो एक बेटी थी टिंकी, जब उनका मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको ध्यान में टिंकी को ध्यान में रख करके उन्होंने तलाक तक नहीं पहुंची, तब जा करके उन्होंने आपका बंटी मतलब उपन्यास लिखी थी। तो उसी को कहीं ना कहीं उसमें वो उस लाइन को भी उन्होंने उस पर रखा है। इसी एक कहानी यह भी मनु भंडारी की जो आत्मकथा है उसमें वो ऐसा जिक्र करती है, क्योंकि वो टिंकी को बंटी नहीं बनाना चाहती थी। तो जब अगर हो सकता है कि कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि एक कहानी यह भी में मतलब मनु भंडारी ने आपका बंटी के जैसे उपन्यास का भी जिक्र किया है, तो बिल्कुल किया है।
तो चलते हैं 64 का आप लोगों ने देखा कि बी और सी के आधार पे आपका आंसर 3 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन हमारा कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो संस्कृति के 4 अध्याय तो हम लोग जानते ही हैं कि इसमें संस्कृति के जो 4 अध्याय है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें सबसे पहले जो है आर्य द्रविड़ संबंध है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, नहीं ऐसा नहीं है। भक्ति की प्राचीनता तो बिल्कुल भी नहीं है, बी हटा दीजिए आप, बी जिसमें हटा दीजिए। ए किसमें है, ये आर्य द्रविड़ संबंध है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा इसके आधार पे। देखिए क्वेश्चन कैसे सब, तो हमें पता था कि आर्य द्रविड़ एक सोपान है, एक खंड है, तो ये होगा फर्स्ट खंड में है। और भक्ति की प्राचीनता नहीं है उसमें कोई खंड, तो बी हटा दीजिए। बी जैसे ही हटेगा ए होगा, तो आपका आंसर आ गया। ए और सी के आधार से हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, हाँ ये ऐसा है जी। तो 65 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। और बाकी तो जानते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय 1956, और ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। और इतना, इससे पहले भी PYQ मैंने इसके 4 सोपान के बारे में आप लोगों से जिक्र किया। आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका 4 सोपान मैंने कौन कौन से खंड बताए थे, आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि हमें भी तो लगना चाहिए कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं शॉर्ट नोट्स का। तो चलते हैं अब 66 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। तो अब देखिए कि कौन किससे मैच कर रहा है। थोड़ी सी क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको थोड़ा सा समझ के बनाइए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े डेप्थ क्वेश्चन माना जाएगा। तो अब चलते हैं, सबसे पहले तो देखिए कि विजय देव नारायण शाही, ये PYQ पहले भी इससे पूछा गया है। और विजय देव नारायण शाही तो हम लोग जानते हैं कि पद्मावत की जो पुस्तक है मौलिक मोहम्मद जायसी की, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो जायसी वाले लाइन से इसको मैच कर दीजिए, क्योंकि ये PYQ पहले भी पूछ चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। तो ए का 3 देखिए कहाँ पे है, ए का 3 एक ही पार्ट में है। आपका अगर एक भी आंसर इसमें आ रहा है तो आपको आंसर आप पहुँच सकते हैं। मैं एग्जाम हॉल में रहती तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करती, क्योंकि मुझे विजय देव नारायण शाही के बारे में पहले से तैयार करके गई रहती, तो आपको इजीली हमसे बन जाता। और देखिए कि आप जो नहीं आता उसको आप मिला लीजिए। आगे का कौन सा हो जाएगा, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तो इसका आगे का जी का ये हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कामायनी का पुनः मूल्यांकन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि कामायनी का पुनः मूल्यांकन मतलब कि लेखक कौन है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। और निर्मला जैन का कौन सा हो जाएगा, निर्मला जैन का हो जाएगा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, डी का 2। तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, और कुछ फैक्ट को तो बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। जैसे कि विजय देव नारायण शाही का जायसी पद्मावत में वो उन्होंने लिखा है, और एक ये कामायनी का पुनः मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 क्वेश्चन का सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, तो देख लेते हैं कि आयोग ने क्या आंसर लिया है और फिर क्या होना चाहिए। जो सबसे इजी होगा सबसे पहले हम लोग उसी को बनाएंगे। अच्छा, कॉलरिज के बारे में मैंने इसी PYQ में बहुत अच्छे से करा है कि कॉलरिज के 2 सिद्धांत, एक गौण कल्पना, एक मुख्य कल्पना। तो देखिए कॉलरिज का कहाँ पे है, गौण कल्पना, डी का 3 देखिए कहाँ कहाँ पे है। ये आंसर आपका कट गया, या तो आंसर आपका 3 होगा या तो 4 होगा। एक आंसर जब हमें आ रहा है तो मेरा 50-50 आंसर आ गया। ए का 4 दोनों में है। विलियम वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा गद्य काव्य की भाषा में भेद नहीं, ए का 4। अब ये देखिए कि आपका बी का 2 होगा कि बी का 1 होगा, ये देखिए आप। टी.एस. इलियट का क्या होगा, सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, बी का 1 यही होगा। I.A. रिचर्ड्स मन आवेगों का तंत्र है, सी का 2। तो इस आधार पे अगर देखेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 तक ज़्यादा सटीक जा रहा है।
67 का जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। 67 का 3। तो अब जैसे कि हम लोग मिलाने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि जो आपको सबसे इजी लगे वो उससे मिलाइए। 1-2 आंसर भी अगर आपका मिल जाएगा तो आप बिल्कुल आंसर के साथ जा सकते हैं, बिना किसी मतलब टेंशन का कि मेरा क्वेश्चन कहीं गलती ना हो जाएगा। ऐसा अगर ऐसे करेंगे पूरे के पूरे आंसर आपको जो है ना एग्ज़ाम हॉल में आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर नहीं आता होगा, लेकिन उसी में से आपको कुछ एलिमिनेट करके, कुछ काट के, कुछ छाँट करके आपको आंसर तक आना होगा और आपका आंसर सही हो जाएगा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो चलते हैं अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फिर से कह रहा है कि मैचिंग करने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो 68 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक सूची 1 है, दूसरा सूची 2 है। तो आप लोग पढ़िए और इसको जवाब दीजिए। पग बांध घुंघरिया गाच्यारी, तो ये घुंघरू बांधने वाली बात जो है कौन, ज़्यादातर मीरा ऐसा लाइन लिखी है। आप लोग पढ़े होंगे इनकी रचना। तो 1 का 3 देखिए कहाँ पे, एक ही जगह है। मैं ऐसे आपको बता रही हूँ जैसे कि एक विद्यार्थी एग्जाम हॉल में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर मैं एग्जाम हॉल में रहती तो ऐसे ही सॉल्व करती। अब फिर आप देखते हैं बी का 4, बहुविध चित्र बनाई के हरि रचो कीरा रास, ये तो कबीर जी का है। बी का 4, तेही दुख भय परास निपाते लोही बुरी उठे होई राते। सी का 2, मलिक मोहम्मद जायसी, काहे को गोपीनाथ कहावत, ये तो है सूरदास गोपीनाथ। तो बिल्कुल इसमें 2 पंक्ति जो थे काफ़ी इजी थे, एक तो पग बांध घुंघरियाँ नाचिरे, एक गोपीनाथ कहावत सूरदास का। ये दोनों पंक्ति बहुत काफ़ी फेमस है। अगर थोड़ी से भी आप अगर इनकी रचना के बारे में समझ भी रखे होंगे तो आपको बनाने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होती। और इसका साथ ही साथ अभी क्या करेंगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं 68 का तो आपने जान लिया कि आंसर 2 होगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 69 क्वेश्चन, 69 में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। और देखिए कि इसमें कौन सा सबसे इजी लाइन है, पहले वही पकड़िए। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, ये अज्ञे जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो सी का 4 देखिए कहाँ पे, सी का 4 एक ही जगह पे है। सी का 4 एक जगह है और मैं कंफर्म हूँ कि इसका आंसर जो है मतलब ये लाइन जो है अज्ञे जी का ही है। मतलब क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। तो सी का 4 आप देख लेते कि आयोग ने क्या आंसर लिया है। 69 का जो आयोग ने आंसर लिया वो 2 लिया, यानी कि मेरा एक ऑप्शन से क्वेश्चन बिल्कुल सही टिक हो गया। अब बी का 1 देखिए, वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है, धूमिल जी का है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ए का 3 रामधारी सिंह दिनकर जी का। सब चुप, साहित्य चुप और कवि जन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप, ये मुक्ति बोध का है। कुछ ऐसे लाइन रहेंगे जो आपको लगेगा कि ये नए लाइन है, कुछ ऐसे लाइन पंक्ति रहेंगे जिससे पहले भी PYQ, ये PYQ है आपके, क्योंकि PYQ से इससे क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए ये क्वेश्चन आप सबसे पहले मैच करेंगे। अगर एक भी मैच कर लिए तो आपका आंसर आ गया। ऐसे ही एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका शॉर्ट नोट्स अभी आप देख रहे हैं तो बनाते चलिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 70 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 यहाँ है, एक तरफ सूची 2 यहाँ पे है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और एक तरफ दे रहा है शायद कहते हैं, एक तरफ उपन्यास है, दूसरे तरफ मतलब इसके मतलब पात्र के नाम हैं। तो गोदान के सबसे पहले जो पात्र है वो गोविंदी गोदान के पात्र है, ये तो जानते ही हम, मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है PYQ में। और शेखर एक जीवनी का जो है शारदा है। और परीक्षा गुरु के लाला मदन मोहन। और देवरानी जेठानी की जो कहानी है वो सर्वसुख बनिया, अग्रवाल बनिया जो था
उसकी कहानी से शुरू होती है। तो आप देखिए कि कैसे कैसे आंसर है और आयोग क्या आंसर लिया है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। तो ए का टू एक ही जगह है और आंसर भी आयोग ने ये इसी आंसर को सही माना है, यानी कि 70 का 1। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा देवरानी जेठानी की कहानी, कल भी मैंने इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कौन से ऐसे कहानी मतलब उपन्यास में इस लाइन से शुरुआत होती है कि एक मतलब सर्वसुख बनिया नाम का एक परिवार रहता है, तो ये सर्वसुख बनिया से जिक्र किया था। देखिए क्वेश्चन कैसे PYQ रिपीट कर रहा है, ये आप लोग देखिए। इसलिए कहते हैं कि PYQ किए बिना आप पास करने का अगर सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मतलब शो करके आप सपना देख रहे हैं बिल्कुल। 70 आज का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में भी आपको मैच करने के लिए कह रहा है। एक तरफ देखिए कि मतलब क्षेत्र का नाम है और दूसरी तरफ उस जो मतलब उपन्यास का नाम है कि कौन से उपन्यास में किस जगह का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं मैला आंचल में जानते हैं कि पूर्णिया जिले का जो है जिक्र किया गया है। तो बी का 3 देखिए कहाँ कहाँ पे है, बी का 3 1 और ये आंसर आपका कट गया, या तो 2 आंसर होगा या तो 4 आंसर। अब देख लेते हैं पंजाब में जिक्र जिंदगी नामा में है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ए का 4 इसका ये हो जाएगा। ए का 4 देखिए फिर कहाँ पे 4 में। और ये सब बार बार मैं ये क्वेश्चन को जिक्र कर रही हूँ आप लोग को। PYQ सीरीज में जिंदगी नाम में बार बार बता रही हूँ कि इसका विषय पंजाब के 20 वर्षीय जिंदगी को उन्होंने कृष्णा सोबती जी ने लिखने का प्रयास किया है। और अगर ये भी आपको पता हो कि पंजाब के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, उसको जिक्र किया है कृष्णा सोबती जी ने, उसमें पंजाबी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, तो वैसे भी आपका आंसर लग जाएगा। तो ए का 4 और बी का 3, सी का 2 सिपालगंज राग दरबारी। ये भी क्वेश्चन PYQ है। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल PYQ से ही उठाया गया है, आप मेरे PYQ सीरीज को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सब फैक्ट रिपीट हो रहा है। गंगोली आधा गांव जो है ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। आधा गांव जो, क्योंकि ये थोड़ा सा नया फैक्ट है आधा गांव। यहाँ से क्वेश्चन अगर कभी भी बनेंगे तो आपको गलत नहीं होनी चाहिए। ये एक तो गंगोली के बारे में जानकारी रखेंगे, गंगोली, और इसके जो लेखक हैं राही मासूम रजा। इन्होंने मतलब ये जब मतलब 2 मुस्लिम परिवार जो शिया सुन्नी के बीच में जो किस तरह का मतलब तनाव बना हुआ है आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद, उसको जिक्र करने का उन्होंने प्रयास किया। और मुस्लिम समाज के ताने बाने को रखने का प्रयास किया, जी जैसा उन्होंने देखा है रखने का प्रयास किए हैं। ये आप लोग इसका ध्यान पे रखें कि आधा गांव का जो विषय है ये मुस्लिम समाज में जो सांप्रदायिकता कैसे शिया और सुन्नी में कैसे टकराहट होती है वो मतलब जो बनी रहती है उसको रखने का उन्होंने प्रयास किया था। नेक्स्ट टाइम से अगर हो सकता है कि आपको ये पूछे कि आधा गांव में मुस्लिम समाज के ज़िंदगी का वर्णन है, तो आप लोग इसको सही मानेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 71 का आंसर 4 हम लोगों ने जान लिया और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 क्वेश्चन 72 में भी आप इसे मैच करेंगे, सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। देखिए एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ इसमें विषय बताया गया कि कौन से। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने 1000 बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कौन कहानी का क्या विषय है। तो पिता तो जानते हैं कि पिता कहानी जो है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में द्वंद्व है। इस जब मैंने बताया था कि पिता को मतलब पुरानी चीज़ें पसंद आती है, बेटे के द्वारा जो अच्छी बिस्किट या झरने में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है उन्हें, मतलब पुरानी चीज़ों से ज़्यादा लगाव होती है। नए कपड़े अगर सिलाई से मशीन से मतलब सिला करके पहना जाए तो वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में द्वंद्व को मतलब रेखांकित किया गया है। तो डी का 2 देखिए आपको कहाँ पे एक ही जगह है। चीफ की दावत तो जानते हैं कि मतलब वृद्धों की उपेक्षा समाज में कैसे हो गई पूंजीवाद के बाद, तो उसकी बात वहाँ पे भीष्म सानी जी ने लिखने का प्रयास किया है। तो सी का 1 यहाँ पे देख लीजिए। अमृतसर आ गया। अमृतसर तो जानते हैं कि ये देश विभाजन की बात है।
जिसमें एक ट्रेन के डिब्बे के अंतर्गत मतलब कैसे लोगों के बीच में एक मतलब तनाव है, एक दूसरे के प्रति लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और एक दूसरे से कैसे नफरत की भावना, वैसे उसमें जिक्र किया गया, अमृतसर आ गया कहानी में। और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तो ये तो प्रेमचंद जी की मतलब कहानी है, जो सोजे वतन में का संग्रह में काव्य सॉरी कहानी संग्रह में ये संकलित है। तो ये आप ध्यान पे रखेंगे। और ये देश प्रेम को मतलब यहाँ पे रेखांकित, जिसमें ये थीम था कि मतलब तीन अनमोल रत्न का बात आया था। तो जिसमें एक सबसे अनमोल रत्न जो था कि सती के चिता की आग लेके गया, दूसरा कि जो जिस मतलब बच्चे को फांसी की सज़ा होने वाली रहती है, और उसके पिता के द्वारा जो फांसी के समय जो बच्चे का देख करके जो आंसू आता है, तब वो उसे लेके जाता है, तो भी कहा जाता है कि नहीं ये अनमोल रत्न नहीं, इससे भी अच्छी अनमोल रत्न है। तब जाकर के जो देश में जब मतलब सेना के द्वारा जो लड़ा जाता है, उस लड़ने में जो सेना शहीद हो जाते हैं हमारे देश के या किसी भी देश के द्वारा जो शहीद हो जाता है, तब जो वो मतलब खून का जो कतरा होता है, उसे लेकर के जब वो अपनी महबूबा के पास, प्रेमिका के पास लेके जाता है, तब जाके कहता है कि हाँ तेरे प्यार को मैं मतलब स्वीकार करती हूँ, और आज से तू मेरा प्रेमी, मैं तेरी लौंडिया, जो इस शब्द का प्रयोग करके मतलब कहानी खत्म किया जाता है। तो ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये देश प्रेम को कहीं ना कहीं वहाँ पे रेखांकित किया है। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 72 का। अब 73 का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, और इसमें देखिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबी है। और 73 इसमें आपको सूची 1 दे दिया है, दूसरी तरफ सूची 2 दे दिया है। तो एक तरफ दे दिया है कि हाँ पात्र का नाम दे दिया है, दूसरी तरफ उसके कुछ लाइन दे दिए हैं कि आपको पहचानेंगे कि किस में कौन सा लाइन है। सबसे पहले जो अंधा युग का गंधारी है, गंधारी का लाइन देखते हैं क्या है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मतलब इसकी लाइन है। देश की दुर्दशा निहारो, डूबते को सभी कभी उबारोगे नहीं। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। अगर आप लोग थोड़ी सी भी महाभारत की भी अगर समझ रखते होंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं ये लाइन गंधारी लाइन इसी तरह का लाइन बोलेगी, क्योंकि जानते हैं कि अंधा युग में ऐतिहासिक जो कहानी है उसको आधार बना करके मतलब लिखा गया है ये अंधा युग नाटक। तो चलते हैं सी का 3, देखिए कहाँ पे, एक ही जगह है। बिल्कुल जो लाइन आपको सबसे इजी लगे एग्जाम में, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन बनाइए, आपको उसी में सही होगा। भिस्ती तो हम लोग जानते हैं कि बकरी नाटक में भिस्ती पात्र है, तो ऐसे भी आपको लग जाएगा। बकरी यहाँ पे लिखा भी है, तो डी का 2 देखिए, डी का 2 एक ही जगह है, डी का 2। अब आलस से दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भारत दुर्दशा जो है, इसमें ये आलस्य का ये जो अंक है, उस अंक में ऐसा बात कहा गया है। अब देवसेना, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे नहीं, ये स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का जो स्कंदगुप्त नाटक है उससे लिया गया है, स्कंदगुप्त, ये ध्यान पे रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक एक पात्र के माध्यम से कौन सी पंक्ति कहा गया है, उसको हमने देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ इसका आंसर भी जानने का प्रयास किया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 74 आज का क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें भी आपको मैच करना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, इतना आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 10 क्वेश्चन मैचिंग वाले आते हैं, 10 क्वेश्चन लगभग कूट वाले आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी सी टफ कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सूची 1, इस क्वेश्चन को आप बनाते समय थोड़ी सी मतलब सावधानी बरतेंगे। 74 का सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, और इसमें ये देखेंगे कि आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है। आयोग ने जो इसका आंसर लिया है 74 का, वो 2 लिया है, यानी कि ए का 3। महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय की है, और आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाद जी का है, और आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा जी का है, और राह किनारे बैठ ये शारदा जोशी का, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और
इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे आपको दिक्कत होगी और फिर नेक्स्ट टाइम इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन आज का। 75 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच करने के लिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर और रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता जो है, सबसे पहले तो मैंने जो जिक्र किया वो उसके बारे में आपको बता रही हूँ। हरिशंकर परसाई का जानते हैं कि भोला राम का जीव है। और ए का फोर देखिए आपको एक ही जगह है। मैंने इसमें लगभग रामधारी हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बी का 1 देखिए एक ही जगह है, बी का 1। एक भी कोई आंसर आपको आता है ना तो आप बिल्कुल बना ले जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय और रमणिका गुप्ता हाथ से, ध्यान पे रखेंगे आप। हुदरी और हाथ से, इन्हीं की मतलब रचना है रमणिका गुप्ता का। ये स्त्री विमर्श लेखिका है, स्त्री के मतलब केंद्र में रख करके लिखती है। तो कुछ जगह तो ऐसे लिखती है जैसे उन्होंने अपने जो ज़िंदगी में जिया हो उसे ही लिखने का प्रयास करती है। इनकी रचना में सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं 75 का आप लोगों ने देखा कि 3 आंसर है और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 क्वेश्चन आज का। 76 क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। अब देखिए अनुक्रम क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आपका अब लगता है स्टार्ट हो गया है। तो देखिए 76 का जो है सबसे पहले तो इसका हम टाइम पीरियड जानेंगे, किसका कौन टाइम है। प्रजा हितैषी का जो टाइम पीरियड है वो 1855 है, ये ध्यान पे रखेंगे। और माधुरी का 1922। हंस प्रेमचंद द्वारा संपादित जो है ये 1930 है। और आलोचना 1951। तो हम लोगों ने देखा कि इसका टाइम पीरियड तो ये है। अब देखिए कि इसमें कौन फिट बैठ रहा है। 76 का तो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में ही दिया है। 1855, 1922, 1930, 1951। ABCD ही आंसर होना चाहिए था, बिल्कुल यही होगा जैसे का तैसे। 76 का 3 आंसर होगा। अब थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि इसका जो प्रजा हितैषी है इसका संपादक कौन है। संपादक, क्योंकि नेक्स्ट टाइम होगा तो आयोग क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, आयोग बना सकता है। चलिए संपादक जान लेते हैं। संपादक इसका प्रजा हितैषी का जो संपादक है वो राजा लक्ष्मण सिंह, ये ध्यान पे रखेंगे। प्रजा हितैषी का राजा लक्ष्मण सिंह। माधुरी का दुलारे लाल भार्गव, ये ध्यान पे रखेंगे। और हंस का तो प्रेमचंद जी दिया ही हुआ है आप लोग को, तो ध्यान पे ही होगा प्रेमचंद। और नेक्स्ट जो है आलोचना का शिवदान सिंह चौहान। अब बताइए कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर आयोग बनाएगा तो आपका छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि आप काम करके जा रहे हैं। आप जो बच्चा काम नहीं करके जाता है एस्पिरेंट, उसको वही है कि 5 बार 6 बार देने के बाद भी JRF क्लियर नहीं होता है तो फिर कहेगा, शिकायत करेगा कि हमसे तो JRF बहुत टफ है। JRF बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप 10 ईयर्स का इस तरह से PYQ का एनालिसिस कर लेते हैं PYQ, तो मेरी गारंटी है कि आपका JRF 1 टाइम में होगा। एक बार आप ट्रस्ट करके देखें, ट्रस्ट में। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो JRF बिल्कुल 1 टाइम में होगा। अगर कोई साथी आपके साथ हो, अगर उनको JRF नहीं हो रहा है क्लियर या नेट नहीं हो रहा है क्लियर, बिल्कुल आप उसे ये शेयर कीजिए, ये मतलब प्लेटफॉर्म को, जोश नेट JRF को। चलते हैं अब 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। देखिए क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन तकरीबन होगा यहाँ पे। तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा तो हम लोग जानते कि 1946 का है, मैंने कई बार जिक्र किया है। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 का है। सूर साहित्य ये 1930 का है। सब एकदम लिखते चलिए आप लोग शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अभी का मेहनत ही आपको आगे काम आएगा। ये 1952 का हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1952 का है। तो देखिए आप सेट करिए कि कौन कब होगा। पहले तो सूर साहित्य होगा, DA देखिए यहाँ पे है, और C सबसे लास्ट में 52 है। तो देखिए सबका कैसे टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा। इसी तरह आप लोग काम कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आयोग बनाएगी तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब
आज का 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? साइंस एंड पोएट्री, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द सेक्रेड वुड और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो ये 4 लाइन मतलब 4 दिया गया है पुस्तकों, और उस पुस्तक का आपको पूछ रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो देख लेते एक एक करके। बायोग्राफिया लिटरेरिया का जो टाइम पीरियड है 1817 है, ये ध्यान पे रखेंगे। द सेक्रेड वुड का है 1920 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का है 1929। साइंस एंड पोएट्री का जो है ये 1926 है। देखिए कैसे एक एक करके आप काम इस तरह से अगर काम करके जाएंगे तो क्वेश्चन कहाँ से आयोग बनाएगा? कहीं ना कहीं यहीं से बनाएगा क्वेश्चन उसे दिमाग में सपने में तो आएगा नहीं। वो PYQ देखेगा, सिलेबस देखेगा, बस उसी में से कुछ आगे करेगा, कुछ पीछे करेगा, कुछ कट करेगा, कुछ छट करेगा, कुछ नया क्वेश्चन लाएगा, बस क्वेश्चन बना देगा। तो आप देखिए कि कौन सा सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले तो बायोग्राफिया लिटरेरिया होना चाहिए, यानी कि बी होना चाहिए। देखिए एक ही जगह बी है। एक भी ऑप्शन अगर आपको पता हो, 2 भी पता हो कि हाँ इसके पहले ये है इसके बाद ये है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और आयोग के डिमांड को समझिए कि वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे। जब तक उसके डिमांड को नहीं पढ़िएगा तब तक आप सप्लाई नहीं कर पाइएगा एग्जाम वाला। जब तक डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कीजिएगा तो आप क्या कहा जाए, फेल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फेल कीजिएगा। एग्ज़ाम तो दे रहे हैं बट आपका जो चाहिए और रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए 10 ईयर्स को कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। और हमारे जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए 1 to 10 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट कराई जा रही है हिंदी साहित्य में। और पेपर 1 में भी 1 to 10 यूनिट और पेपर 2 में भी 1 to 10 यूनिट करवाई जा रही है। जाके कीजिए और बिल्कुल अच्छे से क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए। तो 78 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। बिल्कुल देख लिए हम लोगों ने। पहले बी 1817, फिर सी 1920, फिर 26 ए, फिर लास्ट डी, देन आफ्टर। तो चलते हैं 79 क्वेश्चन। 79 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदि काल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे एक टीम के द्वारा पढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, लाइन टू लाइन पढ़ाई जा रही है। अगर आप लोग अगर पढ़ना चाहते तो बिल्कुल जाइए और हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है उसे बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए उसका। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा ये देख लीजिए, और उसके बाद कौन आएगा ये देख लीजिए। तो इसमें वीडियो पॉज करके आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले तो सामान्य परिचय होगा, वैसे भी देखने में लग रहा है कि सबसे पहले परिचय होगा। फिर अपभ्रंश काव्य होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड। देखिए बी पहले कहाँ पे, एक ही जगह बी है। एक भी आंसर अगर आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी होगा तो भी आप बना लेंगे। फिर डी देश भाषा काव्य यानी 3, और फिर फुटकल रचनाएं। बहुत ही मतलब क्या कहा है, हेडलाइन से क्वेश्चन बनाया गया, आपको अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले सामान्य परिचय बी पहले, फिर अपभ्रंश काव्य 2, फिर देश भाषा काव्य 3rd में, और फिर देन आफ्टर लास्ट में फुटकल रचनाएं 4th में। तो देख लिए हम लोगों ने। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप लोग बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से बताइए, ग्रुप में इसे बताइए, क्योंकि जब तक अच्छी चीज़ों को बताएंगे नहीं तब तक अच्छी चीज़ मतलब मार्केट में आएगी नहीं। पूरे यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल एकदम नया है एकदम, और जोश के साथ इसे एकदम पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और सिलेक्शन लीजिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। आगे जी के जो काव्य संग्रह है उसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले है, फिर कौन बाद में, और सबसे लास्ट में कौन है। तो देखते हैं हम लोग कि पहले तो इसके लिए आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड कौन है। तो आंगन के पार द्वार ये 1961 की रचना, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, बताया भी है कई बार। सागर मुद्रा ये 1970 ये ध्यान पे रखेंगे। नदी की बाँक पर छाया ये 1981 का है। और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये 1973 का है। तो आप बताइए कि सबसे पहले कौन होगा। सबसे पहले देखा जाए तो सी होगा। सी देखिए कहाँ पे, एक ही जगह है,
सी के बाद ए, सागर मुद्रा 1970 ध्यान पे रखेंगे। सत्तर। और फिर सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर डी, पहले मैं सन्नाटा बुनता 1973, और देन आफ्टर लास्ट में नदी के बांक पर छाया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे सब मतलब ईस्वी वाइज मैंने सबको बताया कि इतना इतना ईस्वी में ये है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए, और चैनल अगर अच्छे लग रहे हों, क्लास अच्छे लग रहे हों, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल उसे लाइक कीजिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद।